मूवी की शुरुआत में हम एक बूढ़े किसान को देखते हैं जो खेती के चलते अपने खेत में खुदाई कर रहा होता है। तभी जमीन के अंदर से उस किसान को एक बहुत प्राचीन मूर्ति मिलती है। इस मूर्ति का अच्छा दाम मिलेगा ये सोच के वो किसान संगना पांडियन नाम के एक आदमी को कांटेक्ट करता है। संगना पांडियन की अगर बात की जाए तो वो ऐसे ही प्राचीन मूर्तियों की स्मगलिंग करता है। खैर अब किसान वो मूर्ति लेकर आधी रात को संगना पांडियन से मिलता है। संगना पांडियन मूर्ति को देखते ही एक ही नजर में समझ जाता है कि ये काफी कीमती मूर्ति है। इसलिए अब वो किसान को पैसे देने के बजाय अपने साथी के साथ मिलकर उसे मौत के घाट उतार देता है। इधर दूसरे सीन में हम आदि नाम के एक बेरोजगार लड़के को देखते हैं जिसके पास कोई जॉब वगैरह नहीं होती। आदि की बहन को एक बहुत बड़ी बीमारी होती है और उसके इलाज में काफी सारे पैसे की जरूरत होती है। आदि के पास कोई जॉब तो होती नहीं, इसलिए वो अपनी बहन के लिए हर रात अलग अलग घरों में जाकर चोरियां करता रहता है। उधर दूसरी तरफ मैत्री नाम के एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि एक बेईमान और घूसखोर पुलिस ऑफिसर होता है। मैत्री अपने हर पुलिस केस के मैटर में सामने वाले से रिश्वत लेता और तभी उनका काम करता, और जहां उसे पैसे नहीं मिलते या कोई इसके खिलाफ जाने की कोशिश करता तो इसमें मैत्री उल्टा उसे किसी न किसी केस में फंसा देता। इधर आदि हमेशा अपनी बहन के ऑपरेशन में लगने वाले पैसे कहां से लाए यही सोचता रहता। इसी बीच आदि यामिनी नाम के एक लड़की को देखता है जो कि प्रोफेशनल आर्टिस्ट होती है। यामिनी को देखते ही आदि उसे पसंद करने लगता है, जिसके चलते आदि अब हर जगह यामिनी को फॉलो करने लगता है। कहीं ना कहीं यामिनी ये चीज नोटिस कर लेती है, इसलिए वो सीधे आदि को बुलाकर उससे कहती है कि मुझे फॉलो करना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हारी कंप्लेन पुलिस में कर दूंगी। आदि यह कहता है कि आप मुझे गलत समझ रही हो, मैं भी आपकी तरह एक आर्टिस्ट हूँ, मैंने आपका काम देखा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर एक आर्ट गैलरी खोलें और साथ में काम करें। लेकिन यामिनी यह आदि के इस ऑफर को तुरंत मना कर देती है। अब अगले सीन में हम कमिश्नर ऑफिस का सीन देखते हैं जहां पुलिस कमिश्नर बद्री नाम के एक पुलिस ऑफिसर को कहता है कि शहर में एंटीक पीसेस की यानी पुरानी मूर्तियों की स्मगलिंग काफी बढ़ गई है, इसलिए मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी केस सौंप रहा हूँ। इधर कोइंसिडेंटली मैत्री भी किसी काम से कमिश्नर ऑफिस आया होता है कि तभी वो कार्तिक नाम के एक पुलिस इन्फॉर्मर से मिलता है। मैत्री यहाँ कार्तिक से पूछने लगता है कि तुम यहाँ कैसे। कार्तिक कहता है कि सर आपको पता नहीं क्या, शहर में एंटीक पीसेस की स्मगलिंग काफी बढ़ गई है, जिसके चलते कमिश्नर साहब ने पुलिस ऑफिसर बद्री को एक स्पेशल केस सौंपा है, उसी काम से मैं भी यहाँ पर हूँ। खैर आपको पता चला कि अभी हाल ही फिलहाल में संगना पांडियन नाम का एक बड़ा स्मगलर रोड एक्सीडेंट में मारा गया। संगना पांडियन एंटीक पीसेस का एक बहुत बड़ा स्मगलर था, इसलिए वो तो मर गया, लेकिन उसने अपने पीछे काफी कीमती मूर्तियां छोड़ी और उसके साथ काम करने वाले लोग उन मूर्तियों को बेचकर रातों रात अमीर बन गए। भगवान जाने ऐसे कितने और एंटीक पीसेस होंगे उसके पास। खैर तभी कमिश्नर ऑफिस में शंकर लिंगम नाम का एक बूढ़ा आदमी नीचे गिर पड़ता है। इसमें सभी लोग उसे उठाने लगते हैं। अब शंकर लिंगम के जाने के बाद मैत्री शंकर लिंगम का मजाक उड़ाते हुए कार्तिक से कहता है कि ये बूढ़ा आदमी आज से कई सालों पहले अपने जमीन से जुड़े केस के लिए मेरे पास आया था, जहां इसकी जमीन के ओरिजिनल पेपर किसी दूसरे आदमी के पास थे और वो इसकी जमीन को अपना क्लेम कर रहा था। खैर मैंने दोनों को बाहरी सेटलमेंट करने के लिए बोला, लेकिन इसने मेरी एक नहीं सुनी और कोर्ट में केस ठोक दिया, और देखो आज इतने सालों बाद भी ये कोर्ट के चक्कर ही लगा रहा है। अब उसी रात आदि फिर से चोरी करने के लिए रैंडमली किसी घर में घुसता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि ये घर एक पुलिस वाले का है। असल में वो घर मैत्री का होता है। जब आदि मैत्री के घर में चोरी करने ही वाला होता है कि तभी मैत्री पुलिस स्टेशन से घर आ जाता है और आदि को रंगे हाथों पकड़ लेता है। अब अगले दिन पुलिस स्टेशन में पूछताछ के दौरान आदि बताता है कि सर मेरे पास कोई जॉब नहीं है, इसलिए मैंने चोरी की। इससे पहले मैं संगना पांडियन के यहाँ अकाउंटेंट का काम करता था, लेकिन कुछ टाइम पहले ही संगना पांडियन की किसी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और उसके साथ ही मेरी जॉब भी चली गई, इसलिए मैं अब चोरी करके पैसे इकट्ठा करता हूँ ताकि अपनी बहन का ऑपरेशन करवा सकूं, इसलिए प्लीज मुझे छोड़ दीजिए सर। इधर मैत्री ने कुछ दिन पहले ही पुलिस इन्फॉर्मर कार्तिक से संगना पांडियन के बारे में सुना था कि वो अपने पीछे काफी कीमती मूर्तियां और एंटीक पीसेस छोड़ के गया है, इसलिए मैत्री के दिमाग में एक जबरदस्त प्लान आ जाता है। अब मैत्री आदि को कहता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, और अगर तुमने मना किया तो मैं तुम्हें चोरी के ऐसे केस में फंसाऊंगा कि जिंदगी भर जेल में सड़ते रहोगे। संगना पांडियन की मौत के बाद वो एंटीक मूर्तियां उसके किसी न किसी आदमी के पास हैं और तुम्हें यही पता लगाना है कि वो किसके पास है। चूंकि आदि वहाँ काम कर चुका था, इसलिए वो संगना पांडियन से जुड़े सभी लोगों को जानता था। अब मैत्री के कहने पर वो मजबूरन उन सभी लोगों को एक एक करके कॉल करता है और उनसे पूछने लगता है कि अगर आपके पास वो प्राचीन मूर्तियां हैं तो मेरे पास एक बहुत बड़ा क्लाइंट है जो बहुत सारे पैसों में उन मूर्तियों को लेना चाहता है। लेकिन इधर कोई भी आदि की बातों को सीरियसली नहीं लेता और न ही उस पर यकीन करता है, क्योंकि इन प्राचीन मूर्तियों की डीलिंग एक इलीगल काम था जिसमें हमेशा फंसने का डर लगा रहता था, इसलिए किसी नए क्लाइंट पे यकीन करना काफी रिस्की काम था, इसलिए कोई भी आदमी आदि की बातों में नहीं आता। अब उसी रात बालू नाम का एक दूसरा आदमी आदि को आगे से खुद कॉल करता है और उसे कहता है कि मेरे पास एक प्राचीन मूर्ति है जो मेरे बॉस संगना पांडियन ने एक किसान से चुराई थी। खैर मुझे उस मूर्ति को बेचना है और मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा क्लाइंट है, इसलिए मैं इस डीलिंग में इंटरेस्टेड हूँ। और इस तरह बालू आदि को उसके क्लाइंट के साथ बाहर कहीं मिलने बुलाता है। इधर मैत्री आदि का वो बड़ा क्लाइंट बनने का नाटक करता है और ऐसे ये दोनों बालू से जा मिलते हैं, जहाँ बालू इन दोनों को मूर्ति दिखाता है। अब जब मैत्री उस मूर्ति को बड़े ध्यान से देख ही रहा होता है
कि तभी पीछे से बालू का एक आदमी मैत्री के पास एक गन देख लेता है और उस पर शक करने लगता है कि शायद मैत्री एक पुलिस वाला है। इस पे अब ये लोग समझ जाते हैं कि जरूर कोई खतरा है, इसलिए ये लोग मिलके मैत्री को जान से मारने ही वाले होते हैं कि तभी आदि इन लोगों पे हमला कर देता है और देखते ही देखते मैत्री और आदि मिलके इन लोगों के साथ हाथापाई करने लगते हैं। इसके चलते बालू और उसके आदमियों को वो मूर्ति वही छोड़ के भागना पड़ता है। अब फाइनली वो प्राचीन मूर्ति मैत्री के हाथों लग जाती है। अब रास्ते में मैत्री आदि से कहता है कि आज तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए बदले में ये मूर्ति जितने में भी बिकेगी उसका कुछ हिस्सा मैं तुम्हें भी दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा इस मूर्ति को बिकवाने में। लेकिन आदि यहाँ कहता है कि सर, एंटीक पीसेस की स्मगलिंग काफी रिस्की काम है, हर पॉइंट पे यहाँ खतरा रहता है और इतनी आसानी से कोई बड़ा क्लाइंट भी नहीं मिलता। इतनी रिस्की काम में अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बहन का इलाज कैसे होगा? मेरे पापा अकेले इतना कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए मुझे माफ करिए सर। इसके बाद मैत्री उस मूर्ति को लेकर घर आ जाता है और यही सोचने लगता है कि इस मूर्ति के डीलिंग में अगर आदि मेरे साथ रहता तो कितना बढ़िया होता, क्योंकि अगर कहीं मैं फंसता तो आदि को ही बलि का बकरा बना देता और इस मैटर से बड़े आराम से निकल जाता। लेकिन अब सब कुछ मुझे अकेले ही करना होगा, अब मैं क्या करूं? मैत्री जब ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी आदि फिर से उसके घर पे आ जाता है और कहता है कि सर, मैंने काफी सोचा इस बारे में और वैसे भी मुझे खुद अपनी बहन के इलाज के लिए ढेर सारा पैसा चाहिए, इसलिए मैं आपका साथ देने के लिए रेडी हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है, इस मूर्ति को बेच के जो भी पैसा मिलेगा वो हम दोनों में आधा आधा बटेगा, I mean 50-50 शेयर। मैत्री आदि की ये कंडीशन मान लेता है। अब अगले दिन आदि मैत्री को कहता है कि इस मूर्ति की कीमत पता करने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि ये मूर्ति किस मेटल की बनी है और कितनी पुरानी है। जितनी पुरानी मूर्ति उतना ज्यादा पैसा। इसमें मैत्री कहता है कि मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो इस मूर्ति को देख के हमें जरूरत की सारी जानकारी दे देगा। और इस तरह मैत्री आदि को लेकर यामिनी के घर में आता है। असल में यामिनी मैत्री की साली होती है। मैत्री की वाइफ मैत्री की हरकतों के चलते उसे डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर चुकी होती है और अपनी बेटी के साथ मैत्री का घर भी छोड़ चुकी होती है। अब इधर मैत्री यामिनी को वो मूर्ति दिखाते हुए कहता है कि एक इलीगल स्मगलिंग को पकड़ने के दौरान हमें ये मूर्ति मिली और इसे जल्द ही कोर्ट में सबमिट करना है, लेकिन उससे पहले कुछ प्रोटोकॉल्स के चलते हमें इस मूर्ति के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स चाहिए। इधर आदि भी यामिनी को देख के चौंक जाता है। खैर, यामिनी उस मूर्ति को अच्छी तरह से देख के इन दोनों को कहती है कि ये मूर्ति कम से कम 1000 साल पुरानी चोल साम्राज्य की है। ये जानने के बाद इन दोनों की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि 1000 साल पुरानी मतलब 50-60 करोड़ की डील। अब आदि यहाँ मैत्री को कहता है कि मैं वरुण राव नाम के एक डीलर को जानता हूँ जो इन मूर्तियों की स्मगलिंग करता है और हमसे खरीद कर दूसरे देशों में जाकर वहाँ के क्लाइंट को बेचता है। हम लोग एक बार उससे बात करके देखते हैं, अगर अच्छा दाम मिलेगा तो हम उसी के साथ ये डील क्लोज कर लेंगे। मैत्री भी इस पे राजी हो जाता है। अब अगले दिन जब वरुण राव किसी आर्ट गैलरी में होता है तो मैत्री और आदि उससे वहाँ मिलने जाते हैं। अब यहाँ ये दोनों इसे बताते हैं कि हमारे पास हजारों साल पुराना एक एंटीक पीस मूर्ति है, हम उसे तुम्हें बेचना चाहते हैं, क्या तुम इस डील में इंटरेस्टेड हो? इसमें पहले तो वरुण राव इन दोनों को साफ मना कर देता है, ये कह के कि मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, मैं एंटीक पीसेस की स्मगलिंग जैसे गलत कामों में नहीं पड़ता, तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। इसमें मैत्री वरुण को उस मूर्ति की फोटो दिखा के कन्विंस करने लगता है। फोटो देखते ही वरुण समझ जाता है कि ये लोग एक जेन्युइन डील करने आए हैं, इसलिए अब वो उन दोनों को मूर्ति के साथ अपने घर पे बुलाता है। अब दूसरे दिन मैत्री और आदि उस मूर्ति को लेकर वरुण राव के पते पर पहुंच जाते हैं, जहां पहले से ही वरुण राव के आदमी होते हैं। अब वरुण राव का पार्टनर उस मूर्ति पे कुछ टेस्ट करने लगता है, जिससे वो भी कंफर्म कर लेता है कि ये बहुत पुरानी मूर्ति है। इसलिए अब डील के चलते वो लोग इस मूर्ति के लिए 5 लाख देने को तैयार होते हैं, लेकिन मैत्री और आदि राजी नहीं होते। इसमें अब ये लोग मोल भाव करते हुए बोली पे बोली लगाने लगते हैं कि 10 लाख, फिर 50 लाख और इस तरह करते करते वरुण राव फाइनल प्राइस 10 करोड़ तय करता है। लेकिन मैत्री अभी भी इसी बात पे अड़ा रहता है कि हमें 20 करोड़ चाहिए तभी ये डील होगी, वरना हम दूसरी पार्टी को ढूंढ लेंगे। इस तरह से मैत्री वरुण राव को 24 घंटे का टाइम देता है ताकि वो लोग अच्छे से सोच ले। उसके बाद मैत्री और आदि उस मूर्ति को लेकर वापस जाने लगते हैं कि तभी रास्ते में बालू और उसके आदमी इन दोनों को घेर लेते हैं। अब बालू यहाँ इनसे कहता है कि तुम लोगों ने मुझसे मेरे ही मूर्ति छीनकर बहुत बड़ी गलती की, उस दिन तो तुम बच गए लेकिन आज नहीं बचोगे। और इस तरह ये लोग फिर से आपस में मारपीट करने लगते हैं, जिस बीच गलती से वो मूर्ति वाला बैग आदि के हाथों से छोड़कर रोड रोलर के नीचे आ जाता है, जिसके चलते वो मूर्ति टूट जाती है। अब बालू यहाँ कहता है कि ये टूटी मूर्ति अब मेरे किसी काम की नहीं, रखो तुम ही लोग। और ऐसा कह के बालू और उसके आदमी उस मूर्ति को वहीं छोड़ के चले जाते हैं। इधर वरुण राव आदि को कॉल करके कहता है कि मैंने बहुत सोचा आपके ऑफर पे, मैं 20 करोड़ तो नहीं लेकिन 12 करोड़ तक दे सकता हूँ। अब मैत्री और आदि उस टूटी मूर्ति को घर ले आते हैं और सोचने लगते हैं कि अब क्या किया जा सकता है। कि तभी मैत्री आदि से कहता है कि उन पैसों की तुम्हें भी जरूरत है और मुझे भी, इतना अच्छा ऑफर सामने से आ रहा है और एक मूर्ति के टूट जाने के चलते हम इस मौके को खो नहीं सकते, इसलिए अगर हमें वो 12 करोड़ चाहिए तो हमें इस मूर्ति की एक डुप्लीकेट मूर्ति बनाकर वरुण राव को बेचना होगा। उधर दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि वरुण राव भी एक बड़ा क्रिमिनल है जो ऐसे ही कई लोगों के साथ एंटीक पीसेस और कीमती मूर्तियों की डील करता है और पैसे देने के टाइम पैसों के नीचे गन और हथियार रख के उन लोगों को मार देता है और बिना पैसे दिए मूर्ति लेके चले जाता है। दूसरी तरफ आदि मैत्री को गौरव नाम के अपने एक दोस्त के पास ले जाता है
आदि वो टूटी मूर्ति दिखा के इसे कहता है कि मुझे ऐसे ही सेम टू सेम फेक मूर्ति बनवानी है। गौरव फेक मूर्तियां बनाने में एक्सपर्ट होता है और वो यहाँ ऐसी डुप्लीकेट मूर्ति बनाने के लिए 25 लाख रुपए डिमांड करता है, लेकिन मैत्री इस चीज के लिए मना कर देता है और वो टूटी मूर्ति लेके वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन मैत्री उस टूटी मूर्ति को लेकर फिर से यामिनी के पास जाता है। क्योंकि यामिनी भी एक स्किल्ड आर्टिस्ट थी, इसलिए अब मैत्री यहाँ इससे कहता है कि इस मूर्ति को कोर्ट में सबमिट करने की डेट नजदीक आ गई है और इधर गलती से ये मूर्ति हमसे टूट गई। अगर ये टूटी मूर्ति कोर्ट में ले गया तो मेरी नौकरी भी छीन सकती है, इसलिए प्लीज तुम ऐसी एक डुप्लीकेट मूर्ति बना दो। वो लोग तो वैसे भी इस मूर्ति को म्यूजियम में रखेंगे। इसमें यामिनी इसे हाँ कह देती है, लेकिन एक शर्त के साथ कि मैत्री उसकी बहन को डाइवोर्स देकर हमेशा के लिए उसका पीछा छोड़ देगा। इसमें मैत्री मान जाता है और डाइवोर्स पेपर पर साइन कर देता है। अब यामिनी मैत्री से कहती है कि इस मूर्ति के डुप्लीकेट को बनाने में करीब 2 लाख का खर्चा आएगा। इसमें मैत्री आदि से कहता है कि प्रॉफिट में आधा आधा कहा था ना तुमने, तो चलो इस खर्चे में भी आधा दो, इसलिए 1 लाख तुम दो और 1 लाख मैं दूंगा। आदि ने अपनी बहन के इलाज के लिए बड़ी मुश्किल से 50 लाख में से 10 लाख जमा किया होता है। वो घर से छुप छुपा के उस 10 लाख में से 1 लाख ले आता है। इधर डुप्लीकेट मूर्ति बनाने में कुछ दिन लग जाते, इसलिए मैत्री पहले ही वरुण राव को कॉल करके ये झूठ बोल देता है कि वो किसी केस के सिलसिले में अभी शहर से बाहर आ रखा है और 10 दिन बाद ही लौटेगा, उसके बाद हम अपनी डील करेंगे। वरुण राव और उसका साथी इस बात के लिए राजी हो जाते हैं। अब इधर यामिनी उस मूर्ति का डुप्लीकेट बनाने में लग जाती है, जहाँ आदि भी उसकी हेल्प करता रहता है। आदि तो पहले से ही यामिनी को पसंद करता था, अब धीरे धीरे यामिनी भी ये बात नोटिस कर लेती है। खैर कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद फाइनली यामिनी डुप्लीकेट मूर्ति तैयार कर लेती है, जो सेम टू सेम असली मूर्ति की कार्बन कॉपी होती है। लेकिन ये मूर्ति बिल्कुल नई सी लग रही होती है और उसका सोने का कलर भी चमक रहा होता है। ये देख के मैत्री सिर पीटने लगता है कि सब कुछ खराब कर दिया तुमने, मैंने तुम्हें क्या कहा था बनाने को और तुमने क्या बना दिया। ये ओरिजिनल मूर्ति काली पड़ चुकी थी और काफी पुरानी लग रही थी और तुम अपनी बनाई मूर्ति देखो। यामिनी यहाँ कहती है कि वो मूर्ति 1000 साल पुरानी थी, जो जमीन के नीचे दब के कई सारे केमिकल्स हवा पानी से रिएक्ट करके ऐसी हो गई। अब मैत्री थक हार के दोबारा आदि को लेकर उस पुराने आदमी गौरव के पास जाता है और उसे इस डुप्लीकेट मूर्ति को बिल्कुल पुरानी जैसी बनाने को कहता है, जिसे देख के ऐसा लगे कि ये सच में हजारों साल पुरानी है। इस पे गौरव इस बार इनसे 15 लाख रुपए मांगता है, 5 लाख रुपए काम स्टार्ट करने के लिए और बाकी के 10 लाख काम होते ही। मैत्री और आदि के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता और सवाल करोड़ों का था, इसलिए ये लोग राजी हो जाते हैं। अब गौरव अपनी एक्सपर्टीज के चलते उस मूर्ति पे कई सारे केमिकल्स वगैरह डालकर उसे बिल्कुल 1000 साल पुरानी जैसी बना देता है। अब ये डुप्लीकेट मूर्ति बिल्कुल असली मूर्ति की कार्बन कॉपी लग रही होती है। काम होने के बाद जब ये दोनों वो मूर्ति लेने आते हैं तो गौरव इनसे बाकी के 10 लाख रुपए डिमांड करता है, लेकिन मैत्री उसे धमका के बिना पैसे दिए वो मूर्ति जबरदस्ती छीन के ले जाता है। अब वापिस रास्ते में आदि मैत्री से कहता है कि वैसे भी हमें इस मूर्ति को बेचकर बहुत सारा पैसा मिलने वाला है, तो अगर हम उसे उसके बाकी के 10 लाख दे भी देते तो क्या चला जाता। इसमें मैत्री आदि को कुछ नहीं कहता। अब इधर 10 दिन पूरे होते ही मैत्री और आदि उस डुप्लीकेट मूर्ति को लेके फिर से वरुण राव और उसके साथी के पास पहुंच जाते हैं। वरुण राव का साथी यहाँ कहता है कि इतनी बड़ी डील है और मामला 12 करोड़ का है, इसलिए मैं इस मूर्ति को एक एक्सपर्ट से पहले चेक करवाना चाहता हूँ। और इस तरह वरुण राव एक एक्सपर्ट को बुला लेता है, जो कि असल में शंकर लिंगम ही होता है, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। शंकर लिंगम को देखकर मैत्री चौंक जाता है। शंकर लिंगम यहाँ कहता है कि इस मूर्ति को मुझे चेक करने के लिए लैब में ले जाना होगा, ताकि वहाँ केमिकल टेस्ट से पता चल सके। ये सुनते ही मैत्री और आदि घबरा जाते हैं, क्योंकि मूर्ति तो डुप्लीकेट ही होती है। इसलिए अब ये दोनों मूर्ति लेके वहाँ से चले जाते हैं, ये कह के कि हम शाम को खुद ही मूर्ति लेके लैब पहुँच जाएंगे। अब बीच रास्ते में मैत्री आदि को अपनी कार से उतार देता है और कहता है कि मुझे आगे थोड़ा काम है। अब मैत्री वहाँ से सीधे एक सुनसान इलाके में जाता है, जहाँ उसने पहले से गौरव को पकड़ के अपने कब्जे में रखा होता है। असल में आदि को शुरू से ही मैत्री पर शक था कि कहीं आगे चल के मैत्री उसे फंसा न दे या उसे बलि का बकरा न बना दे। इसलिए आदि ने बड़ी चालाकी से मैत्री की उस मूर्ति के साथ कुछ तस्वीरें ले ली थी और उन तस्वीरों को अपने दोस्त गौरव को भेज दिया था कि अगर कहीं आदि फंसता है तो उन फोटोज को एज अ प्रूफ मैत्री के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। अब मैत्री को इन सब चीजों की खबर लग जाती है, तो वो गौरव को खूब टॉर्चर करता है, जिसके चलते गौरव सब कुछ सच सच उगल देता है कि उसे आदि ने एक लिफाफा दिया था। अब गौरव वो लिफाफा मैत्री को दे देता है, जिसमें मैत्री के खिलाफ वो सारी फोटोज होती है। अब शाम को मैत्री और आदि उस डुप्लीकेट मूर्ति के साथ शंकर लिंगम के बताए पते पर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ बातों ही बातों में मैत्री शंकर लिंगम से उसके जमीन केस के बारे में पूछने लगता है कि आपके केस का फैसला आया कि नहीं। इस पे शंकर लिंगम कहता है कि नहीं, केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। मैंने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस केस में गवा दिया और पता नहीं कितने साल ये केस चलेगा। वो जमीन मेरी ही थी, लेकिन पता नहीं किसने मेरे ओरिजिनल पेपर्स दूसरी पार्टी को दे दिया और मेरे हाथों में फेक डॉक्यूमेंट्स थमा गया। अब इन बातों के बीच मैत्री शंकर लिंगम से कहता है कि ये मूर्ति डुप्लीकेट है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप वरुण राव को यही बताओ कि ये मूर्ति असली है बिना टेस्ट किए। इसके बदले हम आपको कुछ पैसे भी देंगे। शंकर लिंगम यहाँ मैत्री की एक भी नहीं सुनता और बस यही रट लगाए रहता है कि पता नहीं कैसे मेरे जमीन के ओरिजिनल पेपर दूसरी पार्टी के हाथ लग गए। अब ये सब सुन के मैत्री गुस्से में आखिरकार सच सच कन्फेस कर ही देता है कि हाँ, वो मैं ही था जिसने तुम्हारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनको दे दिए, क्योंकि मुझे उस वक्त पैसों की सख्त जरूरत थी और वो पार्टी मुझे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के लिए अच्छा दाम दे रही थी।
खैर जो हुआ सो हुआ, पुरानी बातें छोड़ो, अभी आप हमारी मदद कर दो, बदले में हम आपको 50 लाख रुपए दे देंगे। लेकिन शंकरलिंगम फिर भी नहीं मानता। इसमें मैत्री और आदि उसे बार बार कन्विंस करने लगते हैं। तब जाके फाइनली शंकरलिंगम मान जाता है कि वो झूठी रिपोर्ट बनाने को तैयार है, लेकिन उसे 50 लाख नहीं बल्कि पूरे 1 करोड़ 50 लाख चाहिए, वो भी कल सुबह तक। इधर मैत्री के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो ये डिसाइड कर लेता है कि जैसे तैसे वो शंकरलिंगम को सुबह तक सारे पैसे लाके दे देगा। मैत्री अब आदि से कहता है कि तुमने जो अपनी बहन के इलाज के लिए जो पैसे बचाए थे, वो बचे 9 लाख मुझे लाके दे दो, तब तक मैं भी कुछ जुगाड़ करता हूँ। और इस तरह मैत्री अपने घर के बेसमेंट में जाता है, जहाँ उसने इतने सालों में रिश्वत लेके जो पैसे कमाए थे, वो सारे पैसे ले आता है। अब सारे पैसे मिला के होते हैं 1 करोड़ 5 लाख रुपए। अब ये दोनों सारे पैसे लेके शंकरलिंगम के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ मैत्री कहता है कि हम इतना ही पैसा अरेंज कर पाए, अभी के लिए आप हमारा काम कर दीजिए और डील होते ही हम आपको बचे पैसे लौटा देंगे। पहले तो शंकरलिंगम नहीं मानता, लेकिन एक बार जब आदि पैर पकड़ के उनसे रिक्वेस्ट करने लगता है तो वो मान जाता है। अब अगले दिन आदि और मैत्री उस डुप्लीकेट मूर्ति को लेकर एक फाइनल डीलिंग के लिए फिर से वरुण राव के घर जाते हैं कि तभी शंकरलिंगम वरुण राव को कॉल करके कहता है कि ये मूर्ति काफी कीमती है और हजारों साल पुरानी भी। अब वरुण राव इन दोनों से कहता है कि मेरे आदमी पैसे लेके आते ही होंगे, आप कुछ देर और वेट कर लीजिए। अब इसी दौरान आदि की बहन आदि को कॉल करके उसे कहती है कि भाई मेरी हालत बहुत खराब है, आप प्लीज जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ। अब आदि तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ता है। उधर दूसरी तरफ वरुण राव के आदमी पैसे लेके आ जाते हैं। इधर आदि हॉस्पिटल जा ही रहा होता है तो वो वरुण राव के घर के पास पुलिस वालों को देखता है और तुरंत मैत्री को कॉल करके सारा मैटर बता देता है कि बाहर पुलिस वाले खड़े हैं, मुझे लगता है कि हम फंसने वाले हैं। उधर तभी पुलिस वाले वरुण राव को दरवाजा खटखटाते हैं। अब मैत्री समझ जाता है कि वरुण राव के साथ साथ वो भी फंस जाएगा, इसलिए वो अपनी गन निकाल के वरुण राव के आदमियों पर पॉइंट आउट करके दरवाजा खोलता है और बाकी पुलिस वालों के अंदर आते ही नाटक करने लगता है कि सर, मुझे अपने इन्फॉर्मर से खबर मिली थी कि यहाँ पर एंटीक पीसेस की स्मगलिंग हो रही है, इसलिए मैं अकेले ही इस मैटर से डील करने आ गया। लेकिन ऑफिसर बद्री को मैत्री की बातों पर यकीन नहीं होता और वो कहीं ना कहीं समझ जाता है कि मैत्री झूठ बोल रहा है और इस तरह वो वरुण राव और उसके आदमियों के साथ साथ मैत्री को भी अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाता है। इधर आदि जो अपने 10 के 10 लाख रुपए इस डील में गवा चुका था, वो सीधे अपनी बहन से मिलने हॉस्पिटल आता है, लेकिन उस रूम में पहले से ही पैसों से भरा एक बैग रखा होता है और यहाँ पर इस कहानी का सबसे बड़ा खुलासा होता है। असल में शंकरलिंगम और कोई नहीं बल्कि आदि के पिता होते हैं। कुछ दिन पहले ही आदि को ये बात पता चली थी कि उसके पिता को धोखा देने वाला और कई सालों तक कोर्ट के चक्कर लगवाने वाला मैत्री ही है। इसलिए आदि मैत्री से बदला लेने की और उसे फंसाने की सोचता है। सबसे पहले आदि अपना पूरा प्लान अपने दोस्त यानी पुलिस इन्फॉर्मर कार्तिक को सुनाता है और इसी प्लान के चलते कार्तिक मैत्री को कीमती मूर्तियों की बातें बताकर लालच में डालता है। उधर दूसरी तरफ आदि बालू को पहले से ही एक डुप्लीकेट मूर्ति दे देता है और उस रात बालू जो मूर्ति लेके डीलिंग करने आया था वो तो पहले से ही डुप्लीकेट थी और इस तरह से आदि मैत्री के रिश्वत के सारे पैसे शंकरलिंगम को दिलवा देता है और उसी पैसों से अपनी बहन का इलाज और बाकी चीजें भी करता है। और वो आदि ही होता है जो जानबूझ के वरुण राव के घर से चले जाता है और पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है, जिससे पुलिस वरुण राव के साथ साथ मैत्री को भी रंगे हाथों पकड़ लेती है और फाइनली इस तरह मैत्री को जेल हो जाती है। अब कुछ दिनों बाद यामिनी आदि से मिलती है और दोनों मिलकर साथ में आर्ट गैलरी खोलने का प्लान करते हैं और यहीं पे हमारी कहानी होती है खत्म।